हेलो स्टूडेंट्स। आज फंक्शन एनालिसिस के इस लेक्चर में प्रोजेक्शन ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने पहले पढ़ रखी होती है और ये हम बीएससी क्लासेस में भी इसको हम करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्शन ऑन ए बनाक स्पेस इसका क्या मतलब है। तो अगर हम प्रोजेक्शन की बात करें, so let L be a linear space which is direct product of, यहाँ प्रोडक्ट की जगह सम आएगा, direct sum of its subspace M and N. That is, we can write L is equal to M plus N. If L belongs to Z belongs to L, then the representation Z equal to X plus Y, जिसमें जो x आएगा वो m से आएगा और जो y है वो n से आएगा। ओके, एंड इट इज यूनिक। डिफाइन ए मैपिंग p फ्रॉम L to L y p of z equal to x, then p is a linear transformation and p of z equal to z if z belongs to m, and p of z equal to 0 if z belongs to n, and if p, the third property is p is idempotent, that is p square is equal to p. Such a linear mapping p is called projection on the linear space L. अब हम इसको थोड़ा सा, ये जो डिफाइनिंग हमने करी है, अगर हम इसकी बात करें, इसकी क्लैरिटी की बात करें, तो एक हम यहाँ पे फिगर बना सकते हैं स्टूडेंट्स कि सपोज करो ये अपना L हो गया और ये अपना M हो गया। ठीक है, ये M स्पेस है, ये N लीनियर स्पेस है। इसको हम इस तरह से समझने के लिए बना सकते हैं। और अपना ये वाला जो है वेक्टर, दिस इज Z, Z इज X प्लस Y, एंड दिस इज, आपको पता है कि वेक्टर ये बनेगा तो रिजल्टेंट होगा, तो ये किसका रिजल्टेंट है? X और Y का। ओके, डेफिनेटली इसको अगर हम आगे प्लॉट करना चाहे आगे भी प्लॉट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये है, और अपना जो Z है वो इसका एक तरह से रिजल्टेंट है यूकेन से। तो अब हम यहाँ पे इस तरफ को जो प्लॉट कर रहे हैं वो कर रहे हैं P, है ना, और इस तरफ को डेफिनेटली क्या हो जाएगा? I माइनस P। तो P ऑफ Z क्या लिख रहे हैं हम? X। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे is called projection on M along N। ओके, तो हम इसकी प्रोजेक्शन M के ऊपर ले रहे हैं, तो दैट्स वाई इट इज X। और डेफिनेटली अगर हम y के ऊपर लेंगे तो डेफिनेटली यहाँ p की जगह हम वन माइनस जब p लेके इसको अप्लाई करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू नॉट x, दैट इज इक्वल टू y। तो क्या आएगा हमारे पास? y आएगा। ओके, तो दैट विल बी I माइनस p इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑन n अलोंग m हो जाएगा देन। तो ये हमने टोपोलॉजी में भी ये डिस्कस किया होता है। फिर भी अब यहाँ पे इस रिप्रेजेंटेशन से हम इसको समझ सकते हैं कि इट इज नथिंग, इट इज ए प्रोजेक्शन ऑफ m, प्रोजेक्शन
on M along N. So क्योंकि अगर इसको हम देखा जाए तो कहीं ना कहीं तो पी जेड की वैल्यू जो आई तो एक्स प्लस वाई आई, तो इसमें से ओनली क्या पार्ट ले रहे हैं हम, एक्स ही पार्ट ले रहे हैं। ओके, और बाकी ये तो क्लियर ही है कि डेफिनेटली यहाँ पे ये x का m का पार्ट है और ये n का पार्ट है, तो जब z होगा ही पूरा m में तो z ही यही आएगा, क्योंकि इट मीन्स दैट z के केस में फिर ऐसे होगा, ये n का कोई पार्ट ही नहीं है इसमें, पूरा पूरा z जो m का ही पार्ट है, ये m का ही पार्ट है तो z ही आएगा। और दूसरा अगर इसमें z है और z पूरा का पूरा किसको बिलोंग कर रहा है, n को बिलोंग कर रहा है, तो इट मीन दैट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस जेड। इट मीन दैट यहाँ पे m का कुछ भी नहीं है, सारा जो पार्ट है वो किसका है, n का है, तो डेफिनेटली इट विल बी 0 बिकॉज ऑफ दिस डिफाइनिंग, क्योंकि यहाँ पे जो पार्ट आना है वो ओनली किसका आना है, m का आएगा। ठीक, क्योंकि वी पी ट्रीटेड एज ए प्रोजेक्शन along प्रोजेक्शन ऑन m along n। ओके, अब थर्ड की बात करें कि इट इज अडेम्पोटेंट होता है, इसको हम प्रूव भी कर लेंगे। एंड सच मैपिंग, लीनियर मैपिंग p, और ये इसको हम प्रोजेक्शन ऑन लीनियर स्पेस l बोलेंगे। ठीक, दिस कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑन लीनियर स्पेस l। उसके बाद प्रोजेक्शन ऑन e, प्रोजेक्शन ई या पी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्शन पी की जगह हम ई यूज कर रहे हैं नाउ। प्रोजेक्शन ई ऑन ए बनाक स्पेस, ए प्रोजेक्शन ई ऑन बनाक स्पेस बी इज कॉल्ड लीनियर स्पेस, लीनियर मैप। सेम डेफिनेशन कि प्रोजेक्शन, ये तो हमने लीनियर स्पेस पे करी थी, हम अब कर रहे हैं बनाक स्पेस के ऊपर। सो a projection E on a Banach space B is a linear map such that E square is equal to E होना चाहिए, मतलब idempotent होना चाहिए, नंबर वन। एंड नंबर टू, E is continuous, और साथ में प्रोजेक्शन क्या होनी चाहिए, continuous भी होनी चाहिए। ओके, तो इससे देखो सबसे पहले जो फर्स्ट थ्योरम है, इस थ्योरम में हम कई चीजें क्लियर कर लेंगे। तो फर्स्ट थ्योरम इज कि P with a projection on Banach space B and let M and N be its range and null space respectively, then M and N are closed linear spaces of B such that B is equal to direct sum of M and N। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे P तो प्रोजेक्शन तो है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये जो बनाक स्पेस B को हम सम, डायरेक्ट सम ऑफ बी एन लिख रहे हैं, तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि एम बी और एन बी दोनों के दोनों जो है वो क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस है। और एम कैसे डिफाइन करा, एम इज रेंज। रेंज मींस जब ये मैपिंग होगी P बी टू बी, तो जो एलिमेंट्स इमेजेस बनेगी वो M में कंटेंट होंगी एंड नल स्पेस रिस्पेक्टिवली, N इज नल स्पेस रिस्पेक्टिवली। क्लियर? और नल स्पेस की बात आपको पता ही है कि वो एलिमेंट आते हैं उसका नल स्पेस में जिनकी इमेज 0 आए। तो हम इसको प्रूफ में डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले P इज ए प्रोजेक्शन ऑन अ Banach space B and P is linear, continuous and idempotent। ठीक, ये तो एक तरह से डेफिनेशन से आ गया कि P प्रोजेक्शन है बनाक स्पेस के ऊपर। तो हमने अभी पढ़ा कि जो बनाक स्पेस पे प्रोजेक्शन होती है वो सबसे पहले ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई होता है और साथ में वो कॉन्टिन्यूस होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन वी कैन से कि P प्रोजेक्शन है बनाक स्पेस के ऊपर, तो ये लीनियर होगा, लीनियर कॉन्टिन्यूस होगा, अडेम्पोटेंट होगा। अडेम्पोटेंट मींस पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी के बराबर होगा। ठीक, ओके। और साथ में m क्या दिया है, m इज रेंज ऑफ p, मीन टू से दैट क्योंकि p की जो मैपिंग है स्टूडेंट्स, p इज मैपिंग फ्रॉम b टू b। क्लियर?
तो इट मीन्स दैट यहां पे जब हम एक बी ले लिया और ये स्पेस भी वी है, दोनों के दोनों। अब जब यहाँ के पॉइंट्स हमने इसके अंदर प्लॉट करे तो हो सकता है कि इस पी की जो प्रोजेक्शन है वो इतनी सी आए, पी ऑफ बी, ये इसकी प्रोजेक्शन है। ठीक, तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, एम बोल रहे हैं, दिस इज एम। और बाकी जो अपने दूसरा है नल स्पेस ऑफ बी, तो इसमें से वो जेड लेने हैं स्टूडेंट, वो जेड लेंगे हम इसमें से जो जीरो को ही बिलोंग करेंगे। तो डेफिनेटली ये अपना ब्लॉक स्पेस है बी, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जीरो एलिमेंट भी होगा। ठीक, तो हो सकता है यहाँ पे बीच, इसमें बीच में भी हो, बाहर भी हो सकता है। तो वो पॉइंट लेने जो इस जीरो को मैप कर रहे हैं, वही पॉइंट लेने हमने, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉइंट्स होंगे तो हमने वही पॉइंट, जैसे यहाँ पे मैं 4 पॉइंट ले रहा हूँ, तो ये चारों पॉइंट जो हैं Z1 Z2 Z3 Z4, तो मतलब P ऑफ Z1 0 आएगा, P ऑफ Z2 0 आएगा, P ऑफ Z3 0 आएगा और P ऑफ Z4 0 आएगा। तो इसका मतलब n में जो एलिमेंट्स आएंगे दैट विल बी Z1 Z2 Z3 एंड Z4, ये 4 पॉइंट आएंगे। तो आई होप आपको बनाक स्पेस का भी पता चल गया है कि बनाक, सॉरी, नल स्पेस का भी। और एम तो क्लियर ही है कि एम तो आपका इरेंज इमेजेस आएंगे उसमें, ठीक, सारी इमेजेस। ओके, नाउ अब हमारे पास, हम अगर एक बी से एक एलिमेंट लेते हैं जेड, ठीक, कंसीडर z इज इक्वल टू p ऑफ z प्लस i माइनस p ऑफ z। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम इसको चेक करें तो इट जेड ही बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि इसको अगर ओपन करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, p ऑफ z और i ऑफ z, i इज आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, और डेफिनेटली ये आपके पास ये इससे कट जाएगा और i ऑफ z इज z आएगा। सो इट इज z इक्वल टू z। सो वी कैन राइट z इक्वल टू p of z plus I minus p z, where I denotes identity linear transformations, linear transformation लिखा भी है, linear transformation on B such that I of z equal to z for all z belongs to, clearly p of z belongs to m। क्यों? क्योंकि इमेज है, m में क्या आता है, m में इमेजेस आती हैं, तो जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारी इमेजेस आएंगी m के अंदर। क्लियरली सिंस, क्योंकि m आपका रेंज कंटेन करता है, सिंस p इज आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट दिया है हमें, बिकॉज हमें प्रोजेक्शन दी है तो आइडेम्पोटेंट है, तो इट्स दैट p स्क्वायर जो होगा वो p के बराबर होगा। सो नाउ देयरफॉर p ऑफ i माइनस p, i इज क्लियर है कि i का मतलब हमने किया p ऑफ z लेके चले, सो इट इज z एसोसिएट हो जाएगा, ये एज इट इज हो गया। ठीक, नाउ p को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया, p इंटू आई p आ जाएगा, माइनस p इंटू p स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे p स्क्वायर किसके बराबर है, p के बराबर है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, p माइनस p, जीरो, जीरो ऑफ जीरो z, जीरो इज नथिंग, इट इज जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और जीरो ऑफ z जो आएगा वो जीरो आएगा। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे कि i माइनस p ऑफ z का p लेके चले, ऐसे लेके चले हम, ठीक है, तो इसका इमेज जो आया वो क्या आया, जीरो आया। इट मीन दैट ये वो एलिमेंट है, ये इसके अंदर वो एलिमेंट है स्टूडेंट जो किसको जिसकी इमेज जो आ रही है वो जीरो आ रही है, तो ये पॉइंट कहाँ होगा, फिर होगा नल स्पेस में।
है ना, तो कहाँ नल स्पेस मीन्स n में होगा। क्यों आया? बिकॉज इमेज ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस I माइनस पी बिलोंग्स टू Z। तो यहां से भी स्टूडेंट एक क्लियर और चीज क्लियर हो गई कि ये जो हम लास्ट स्टेप कर रहे थे, यहां से ये वाली चीज अगर देखें तो यहाँ पे जैसे ये एलिमेंट आया और जब इसकी इमेज लेंगे, जब इसकी इमेज लेंगे दोनों तरफ, तो डेफिनेटली इसकी इमेज तो 0 आनी है। ओनली क्या बचना आपका? P ऑफ Z इक्वल टू Z ही आ रहा है। अगर हम थ्रू आउट यहाँ पे P ऑपरेट कर दें, P ऑफ Z इज इक्वल टू P ऑफ Z का, यहाँ पे पूरे का ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बन गया पी स्क्वेयर इज इक्वल टू जेड, और यहां बन जाएगा 0 बन जाएगा सीधा, अभी प्रूव किया हमने, ठीक। और पी स्क्वेयर जो अपना पी के बराबर होता है, तो पी ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड। ऐसे भी आप इसको चेक कर सकते हैं। चलो, तो एनी हाउ हमने ये प्रूव कर दिया कि आई माइनस पी जो है वो नल स्पेस के अंदर है। देयरफॉर इक्वेशन वन हमने किसको मेंशन किया है? दिस वन, z is equal to p of z plus I minus p of z। इक्वेशन वन में gives a decomposition of z corresponding to subspace mn। क्यों? क्योंकि इक्वेशन वन में है क्या? z is equal to p of z plus I minus p of z। ये एलिमेंट किसका है? z का है। क्यों है z का? क्योंकि ये सॉरी m का है। m का क्यों है? कि बिकॉज ये इमेज है। और ये एलिमेंट n में क्यों है? बिकॉज इसकी इमेज 0 आ रही है, ठीक। ये हमने प्रूव किया अभी। सो डेफिनेटली इक्वेशन वन इज ए नथिंग बट इट इज ए ये m का एलिमेंट प्लस n का एलिमेंट। गॉट इट? सो यही लिखा है, इक्वेशन वन गिव्स ए डिकम्पोजिशन ऑफ z corresponding to the subspaces m and n। अब हमने प्रूव करना है कि ये जो डिकम्पोजिशन हमने बनाई है इक्वेशन, वो यूनिक भी होनी चाहिए, ठीक। तो यूनिकनेस प्रूव करेंगे। तो यूनिकनेस के लिए हमने क्या किया? एक और मान लिया कि लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, x belongs to m, y belongs to n, वी अनदर रिप्रेजेंटेशन, ठीक। सो p ऑफ z इज इक्वल टू क्या आना है हमारे पास? x, ठीक है। p ऑफ z क्या आएगा हमारे पास? x आएगा, ठीक। ये तो हमारी डिफाइनिंग है। सो i माइनस पी ऑफ z क्या आएगा हमारे पास? आई जेड को हमने ऑपरेट कर दिया यहाँ से, तो ये अलग अलग हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम इसको ले सकते हैं आई ऑफ जेड माइनस पी ऑफ जेड, और इसकी वैल्यू तो जेड ही आनी है, और पी ऑफ जेड एक्स के बराबर है। सो एक्स की जेड की वैल्यू भी अगर हम पुट करते हैं तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स, तो डेफिनेटली ये वाई आ गया। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि आई माइनस पी का जो जेड का इमेज है ये वाई के बराबर आएगा। कहाँ करा हमने? ये इक्वेशन वन में करा। ये प्रूव किया हमने यहाँ पे कि जब इसका मतलब यह है कि इसकी आई माइनस पी इज नथिंग बट इट इज ए प्रोजेक्शन, आई माइनस पी इज प्रोजेक्शन ऑन एन अलोंग एम। तो इस एन के ऊपर, इस एन के ऊपर जब प्रोजेक्शन निकालेंगे तो वो वाई आएगा। तो ये यहां से भी प्रूफ हो रहा है, ठीक। सो z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज यूनिक। तो वापस ये जो इक्वेशन वन था वो उसी के साथ मैच कर गया। क्यों? इक्वेशन वन में क्या था? z इज इक्वल टू पी ऑफ z प्लस आई माइनस पी ऑफ z। तो ये किसके बराबर आ गया? जो हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू
z इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिया था, तो हमने जब सॉल्व किया तो अपना पी ऑफ z किसके बराबर आ गया, x के बराबर आ गया, और i माइनस पी ऑफ z किसके बराबर आ गया, y के बराबर आ गया। तो इट मीन्स दैट ये जो हमने अनदर रिप्रेजेंटेशन ली z की, वो कुछ और नहीं, वही पुरानी वाली थी। सो z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज यूनिक। सो हमने प्रूव कर दिया v इज इक्वल टू m प्लस n। अब थोड़ा सा इसमें अगर हम देखें स्टूडेंट्स, इन m और n में ओनली एक ही एलिमेंट कॉमन होगा दोनों में, वो होगा जीरो। ठीक है, और कोई एलिमेंट कॉमन इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये भी आपका सब स्पेस प्रूव कर देंगे हम। तो देखो कैसे इसको प्रूव करते हैं, क्योंकि दो सब स्पेसिस का सम भी लिख रहे हैं, तो इनमें कुछ कॉमन, डायरेक्ट सम का मतलब ये होता है कि इनमें ओनली एक ही कॉमन होगा। ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि इनकी अगर हम यूनिक इंटरसेक्शन लेंगे तो ओनली वो जीरो आनी है, नथिंग एल्स, और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं हो सकता। क्लियर? तो टू प्रूव m and n आर क्लोज्ड सबस्पेसिस ऑफ P, तो सबसे पहले हम n की बात करते हैं। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ नल स्पेस, नल स्पेस में वो z आएंगे, या x लिख लिया यहाँ पे, वो x आएंगे जिनकी इमेज जीरो आएगी। तो यहाँ से x निकालना, तो x क्या आ गया हमारे पास, p इनवर्स ऑफ जीरो। अगर p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो है और x निकालना है, तो दोनों तरफ क्या करो, p से ऑपरेट कर देंगे। ठीक, ये आया। सो इट मीन दैट दिस x इज नथिंग बट इट इज ए p इनवर्स ऑफ जीरो। और अपना सिंस p अपना कॉन्टिन्यूस है, क्यों, बाय द डेफिनेशन, क्योंकि हमें p क्या दिया है, p हमारे पास प्रोजेक्शन दी है बनाक स्पेस के ऊपर, तो प्रोजेक्शन कॉन्टिन्यूस होती है और आइडेम्पोटेंट होती है। ये दो डेफिनेशन हमने करी है। तो p इज प्रोजेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज ए कॉन्टिन्यूस। और जो जीरो है अपना, जीरो एलिमेंट क्लोज्ड होता है, सिंगल एलिमेंट तो ऑलवेज क्लोज्ड है। ठीक, और अगर ये क्लोज्ड है तो कॉन्टिन्यूस का इनवर्स जो होगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन जीरो का, जीरो क्लोज्ड है और क्लोज सेट का इनवर्स भी क्लोज्ड होगा। ठीक है, तो p इनवर्स ऑफ जीरो इज क्लोज सबस्पेस ऑफ b, सो दैट इज n इज क्लोज सबस्पेस ऑफ b। ये क्लियर हो गया, सिंपल। अब आते हैं m के ऊपर, रेंज के ऊपर। सो रेंज इज नथिंग बट इट इज x। वो x लेने हैं जिनका p ऑफ x जो वो x के बराबर आएगा। रेंज तो इसकी z x ही है। ठीक, x इस हमें लिखना चाहिए p ऑफ x, बट p ऑफ x या p ऑफ z जो वो x के बराबर ही है। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे x मेंशन कर दिया। मेरी बात समझ गए ना? क्योंकि देखो आप अगर इसको देखो, आप इसकी डिफाइनिंग देखो, m की डिफाइनिंग क्या थी, m is defined as this p of z। ठीक है, m is p of z and z belongs to m, बट p of z जो है वो किसके बराबर आ जा रहा है, वो x के बराबर ही है। ठीक, सो दैट्स वाई हमने x, वो x लेने जो p of z के बराबर है, तो यहाँ पे हमने x ही ले लिया। सो और इस x को हमने इधर शिफ्ट किया, तो हमारे पास बन गया p of x माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इसको हम इस तरह से i लगा के भी लिख सकते हैं, i ऑफ x भी x ही होता है। फिर दोनों को कंबाइन करके हमने इस तरह से p माइनस आई लिखो या i माइनस पी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। p माइनस आई ऑफ x इज इक्वल टू जीरो लिख लो, या i माइनस पी ऑफ x इज इक्वल टू जीरो लिख लो, एक ही बात है। ठीक, तो यहाँ पे i माइनस पी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे फिर वही वही चीज होगी। अगर हमने x निकालना है, जैसे अभी पीछे के लिए किया, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, x निकालना है तो दोनों तरफ इनवर्स ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू आई माइनस पी होल इनवर्स ऑफ जीरो। ठीक, सो यहाँ ये बन गया। तो फिर वही लॉजिक
कि आपका ये सिंगलटन सेट है, एक ही एलिमेंट है क्लोज्ड होगा, और ये अपना कॉन्टिन्यूस होगा। तो कॉन्टिन्यूस सेट का जो इनवर्स है, इनवर्स ऑफ क्लोज्ड इज क्लोज्ड। सो एम इज, यहां से क्या प्रूव हो गया, एम इज नल स्पेस ऑफ एन आई माइनस पी, क्योंकि इसमें वो एक्स आ रहे हैं जिनका इमेज जीरो है, पर किसके लिए, आई माइनस पी। तो एम एक तरह के क्या हो गया, नल स्पेस हो गया आई माइनस पी के लिए, और पी के लिए एन नल स्पेस है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। एम इज नल स्पेस ऑफ आई माइनस पी। तो सिंस द आइडेंटिटी मैप आई इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस है, तो आई माइनस पी भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो इनवर्स ऑफ, सो आई माइनस पी जो हो गया अपना इज क्लोज्ड। ठीक है, हेंस एम अबव, एज अबव, जैसे ऊपर डिस्कस किया हमने नल स्पेस के लिए, तो एम इज, एम मस्ट बी क्लोज। तो दोनों एम और एन क्लोज प्रूव हमारे हो गए। अब हमारे पास एक और थ्योरम है यहाँ पे, कि इसमें एम और एन आपका सेम एज इट इज, बी ए Banach space, and M and N are closed linear subspace of B such that B is a direct sum of M plus N if Z equal to X plus Y is the unique representation of a vector in B as a sum of vectors in M and N, then prove that the mapping defined by P of Z is equal to X is a projection on B whose range and null space are M and N। तो एक तरह से ये उल्टा रिजल्ट हो गया एक तरह से। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। कुछ आपको कंसेप्ट सारे इस पिछली थ्योरम में भी वही है, कोई ज़्यादा इसमें नई चीज़ नहीं आने वाली है। तो P अपनी प्रोजेक्शन दी है, और डिफाइनिंग भी आपको क्वेश्चन में दे रखी है, P ऑफ Z इज इक्वल टू X फॉर Z इक्वल टू X प्लस Y बिलोंग्स टू M and N। गॉट इट। तो एक तरह से पिछली थ्योरम का एक कन्वर्स टाइप हो गया स्टूडेंट्स, है ना। क्यों, अब यहाँ क्या बोल रहा है कि आप प्रूव करो कि ये जो अपने डिफाइनिंग है ये क्या है, प्रोजेक्शन है। तो प्रोजेक्शन है, तो प्रोजेक्शन प्रूव के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा हमें, प्रोजेक्शन प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि पहला तो P इज कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और सेकंड होना चाहिए अडेम्पोडेंट, पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी। ये दो चीज़ें हमें प्रूव करनी पड़ेंगी। सो सबसे पहले, बाकी डिफाइनिंग तो क्लियर है, सिंस पी ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स व्हेन जेड बिलोंग्स टू बी, और एक्स एम को बिलोंग करेगा, और एन जो है वो एन को बिलोंग करेगा। वी हैव एम टू बी द रेंज ऑफ पी, also p of y equal to 0 if for all y belongs to n। क्लियर है कि प्रोजेक्शन हम p इज ए प्रोजेक्शन जो है वो n के अलॉन्ग है, अलॉन्ग n के, लेकिन ऑन m है। सो दैट्स वाई यहाँ पे एलिमेंट प्रोजेक्शन के अंदर जो एलिमेंट है, दो एलिमेंट होते हैं इसमें, एक यहाँ पे m का और यहाँ पे n का। जब m का यहाँ पे हम y ले रहे हैं, इधर एलिमेंट का है ही नहीं, तो डेफिनेटली तो जीरो ही आना है। ठीक, हाँ, आई माइनस पी अगर ऑफ जीरो प्लस वाई लेंगे तब जाके ये वाई आएगा, तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एन इज द नल स्पेस ऑफ पी। इसमें इमेजेस आ गई, क्लियर है कि एक्स जो है, जो हमने z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की बात कर रहे हैं, तो x जो है वो क्या आ रहा है, p ऑफ z इज रेंज, तो लिख दिया कि रेंज, m इज रेंज, और जो y है, y इज वो, y का जो इमेज है वो जीरो आ रहा है, इट मीन दैट y जो होगा वो नल स्पेस में प्रेजेंट होगा। तो n इज नल स्पेस ऑफ p, बिकॉज सारे जो भी
हम नैन से एलिमेंट ले रहे हैं उनका इमेज 0 आएगा, वो ही नल स्पेस में आएंगे। ठीक, तो फॉर ऑल बी के लिए, जेड बिलोंग्स टू बी के लिए जो इमेजेस आएंगे वो एक्स हो गई, और वो वाई एन से जिनका इमेज 0 आया वो नल स्पेस हो गया। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम पी स्क्र इज इक्वल टू पी प्रूव कर देते हैं। तो पी स्क्र पी प्रूव करने के लिए हम पी स्क्र जेड लेके चले, तो पी ऑफ जेड लिख सकते हैं इसको, पी स्क्र को, और पी ऑफ जेड एक्स के बराबर है, और पी ऑफ एक्स जो फिर एक्स आएगा, और पी ऑफ एक्स जो वो पी ऑफ जेड के बराबर। तो दोनों को कंपेयर करें अगर, पी स्क्र जेड फॉर ऑल z belongs to b, so that's why p square is equal to p. So I is p is idempotent. So hence to prove p is the projection on b, it is sufficient to prove continuous. अब continuous prove करने को रह गया, क्योंकि हमने idempotent तो prove कर दिया। So let z is equal to x plus y, x belongs to m and y belongs to n, we unique representation of the elements of the Banach space B. Let us define a new norm. हमने नया नॉर्म डिफाइन कर लिया, कॉन्टिन्यूस प्रूव करना तो नॉर्म तो चाहिए हमें। ठीक, तो हमने नॉर्म डिफाइन कर लिया यहाँ पे, नॉर्म z डैश इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y, एंड v डैश डिनोट द लीनियर स्पेस B equipped with this new norm। ठीक है, बी, अब देखो बी अपना बनाक स्पेस है, बनाक स्पेस है तो ये नॉन लीनियर स्पेस भी होगा, और नॉन लीनियर स्पेस होगा तो इसके पास एक नॉर्म भी होगा। ठीक है, इसके पास एक नॉर्म होगा, वो नॉर्म ये है, उसमें डैश नहीं है। हमने एक नया नॉर्म बनाया, ये वाला, ठीक, डैश वाला, तो इसको हमने एक नया नाम दे दिया बी डैश। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। B dash denote the linear space B equipped with this new norm, नए नॉर्म के साथ एक जो लीनियर स्पेस बना उसको B डैश बोल दिया। देन V डैश भी क्या होगा, बनाक स्पेस होगा। बनाक स्पेस मींस नॉन लीनियर स्पेस प्लस साथ में उसमें कंप्लीट होना चाहिए वो। तो फर्दर P ऑफ Z नॉर्म इज इक्वल टू P नॉर्म ऑफ x। ठीक, ये तो क्लियर है, ये तो पुराना जो इसका B का नॉर्म है वही हमने यूज करा। ठीक, P ऑफ Z की वैल्यू हमने x पुट कर दी, और डेफिनेटली x का जो नॉर्म होगा वो नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ x से छोटा होगा, या तो इक्वल टू होगा, लेस देन इक्वल टू दिस, एंड दिस इज नथिंग व्हाट इट इज, नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ z डैश। ठीक, hence P is bounded एंड कॉन्टिन्यूस, है ना। क्यों बाउंडेड क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, है ना। तो इट मीन दैट यहाँ से क्या प्रूव हो गया, P ऑफ Z इज लेस देन इक्वल टू 1 टाइम्स नॉर्म ऑफ Z डैश। तो डेफिनेटली ये आपका बाउंड हो गया 1, तो P बाउंडेड हो गया, एंड P एक तरह से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही है, और हमें पता है कि कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर बाउंडेड होती है तो वो कॉन्टिन्यूस पक्का होती है। ठीक, so therefore continuous as a mapping of v dash into v। क्लियर, तो ये आपका p इज कॉन्टिन्यूस हो गया, और उसकी मैपिंग जो है वो b डैश टू b जाएगी। क्यों जाएगी स्टूडेंट यहाँ पे b डैश टू b, क्यों, आप यहीं पे देख लो, एक तरफ नॉर्म जो है वो विदाउट डैश है और यहाँ पे डैश लगा है। ठीक, तो ये किसका एलिमेंट है, जिसके ऊपर नॉर्म लगा है, डैश लगा है, तो मतलब वो बी डैश का होगा, और विदाउट डैश है वो इमेज है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो P है वो डेफिनेटली कहाँ से कहाँ जा रहा होगा, ये यहाँ से एलिमेंट हमने Z लिया, और P ऑफ Z कहाँ पे होगा, P ऑफ Z यहाँ पे होगा, इमेज में होगा। ठीक, ये अपना B डैश है और ये अपना
बी है। तो यहाँ से हमने z लिया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, p ऑफ z मिलेगा। ठीक, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो नॉर्म लगेगा वो बी का लगे, बी डैश का लगेगा, और यहाँ पे जो नॉर्म लगेगा वो बी का लगेगा विदाउट डैश, और इन दोनों के बीच में ये रिलेशन हो गया कि p ऑफ z का जो नॉर्म है दैट इज लेस देन इक्वल टू 1 times norm of z dash. So it is a continuous mapping from b to b dash to b. We claim that v and b dash are homomorphic. Homomorphic मतलब दोनों के दोनों सेम प्रॉपर्टी को कंटेन करें। तो होमोमॉर्फिंग का मतलब क्या होता है कि वी नीड टू सो इट सेटिस्फाई अपनी p ऑफ x प्लस y, जैसे हम कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो t ऑफ x प्लस टी ऑफ y आता है ना, और t ऑफ अल्फा x इज इक्वल टू अल्फा टी एक्स। तो होमोमॉर्फिक प्रूव करना है b और b डैश को। सो लेट t डिनोट आइडेंटिटी मैपिंग ऑफ b डैश ऑन टू b। अब होमोमॉर्फिक है तो साथ में ऑन टू भी होना चाहिए। तो नॉर्म ऑफ टी ऑफ z इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ z। क्यों? क्योंकि हमने आइडेंटिटी ली मैपिंग b और b डैश के बीच में, और z की वैल्यू ये होती है, एंड ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा के नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y, और ये किसके बराबर आ गया, दिस। सो t इज 1 कॉन्टिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v डैश इंटू v। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ये t जो अपना 1 है। 1 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अपना b डैश है और यहाँ पे अपना b है, तो एक एलिमेंट के हर एक एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट मिलेगा। ठीक, तो और साथ में हर एलिमेंट है, तो इसका मतलब जितने एलिमेंट इधर होगा, इधर इधर हमारे पास n एलिमेंट है, तो इधर भी क्या होंगे, n एलिमेंट होंगे। तो 1 का ये मतलब हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b डैश एंड b रिमेन सेम। अब सेम हो गए तो ऑन टू तो खुद ही हो जाएगा, फिर जब बचेगा ही कोई एलिमेंट नहीं, इधर इधर अगर n एलिमेंट है इधर भी n नहीं होंगे, तो हर एलिमेंट जो होगा एक दूसरे के साथ मैप कर जाएगा। सो t इज होमोमॉर्फिज्म। So b and b dash have same topology, that is b and b dash are homomorphic. Clear? And p is a projection on b. तो हमने एक नया b जनरेट कर किया, और साथ में बाद में हमने प्रूव कर दिया कि वो b और b डैश जो था वो लगभग सेम ही हो गया, है ना। आइसोमॉर्फिक या होमोमॉर्फिक, जैसे हम बात करते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो यहाँ पे हम क्लियर बात कर पा रहे हैं कि अगर b और b डैश के बीच में हमने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो t हमने ली v टू v डैश, उससे ये प्रूव हो गया कि जो एलिमेंट ले रहे हैं वही एलिमेंट इमेज उसकी वापस आ रही है। ठीक, सो इट मीन दैट एक 1 कॉन्टिन्यूस होगा और ऑन टू डेफिनेटली हो जाएगा। सो यहाँ से प्रूव हो गया कि b और b डैश आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे। ठीक, तो क्वेश्चन तो यहीं पे हमने प्रूव कर लिया था, जैसे कि यहाँ पे कि ये बाउंडेड है, और ये हमने प्रूव किया था बी डैश के ऊपर। तो बाकी हमें ये बच गया था कि बी डैश और बी डैश आपस में आइसोमॉर्फिक या होमोमॉर्फिक होने चाहिए। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं भी दोनों के दोनों सेम करने हैं, इक्वल करने हैं, प्रूफ सेम प्रॉपर्टी को कंटेन करे। जो बी डैश में होगा, कितने एलिमेंट बी डैश में उतने बी में होने चाहिए। अगर बी डैश अपना 1 है, बी और बी डैश के बीच में 1 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाते हैं। कोई भी और भी प्रॉपर्टी बी डैश जो कंटेन कर रहा है वही बी कर रहा है, तो इट मीन दैट दे आर सिमिलर टू ईच अदर या होमोमॉर्फिक टू ईच अदर। तो वो प्रूव कर दिया हमने। तो एक तरह से हम इस थ्योरम में ये प्रूव कर लिया हमने कि अगर कोई
ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास है, लीनियर मैपिंग है, यू कैन से, और उसको हम इस तरह से लिख रहे हैं बनाक स्पेस को बी प्लस एम प्लस एन, और एम जो अपना रेंज है उस मैपिंग का, और एन जो है वो नल स्पेस है। तो डेफिनेटली वो जो मैपिंग होगी वो डेफिनेटली अपनी क्या होगी, प्रोजेक्शन होगी। ठीक, तो इसमें हमने ये पिछले थ्योरम का एक तरह से कन्वर्स पार्ट था। ठीक, तो हमने बन बन इसको होमोमॉर्फिज्म, सॉरी, पी को कॉन्टिन्यूस भी प्रूव किया और साथ में अडेम्पोटेंट भी प्रूव कर दिया। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। ओके, थैंक यू।